नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। और बाजार की अगर बात करें तो इंडेक्स कुछ खास परफॉर्म करते नहीं नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट गिरावट के साथ कामकाज करते नजर आ रहे हैं। निफ्टी फिलहाल 24,180 के आसपास के लेवल्स पे है। हालांकि शुरुआत जो हुई थी वो ठीक ठाक हुई थी, शुरुआत में इतनी गिरावट नहीं थी। शुरुआत 24,277 पर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो गेंस थे वो फिजल आउट हुए। हालांकि बीच में निफ्टी ने 24,297 का लेवल भी छुआ, यानी कि हाई लगाने की कोशिश की थी, उसके पार जाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन वापस से नीचे के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें अभी हल्की खरीदारी जरूर नजर आ रही है, फिलहाल हरे निशान में नजर आ रहा है। 57,803 का लेवल इस वक्त नजर आ रहा है, और जो ओपनिंग हुई थी उससे हालांकि काफ़ी नीचे है। 57,985 पर ओपनिंग हुई थी, और उससे जो उस वक्त गेन थे वो सारे फिजल आउट होते हुए अब नजर आ रहे हैं। बाकी इंडेक्स पे देख लेते हैं एक बार। मिड कैप स्मॉल कैप दिखाइएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी ऐसा ही लग रहा है कि उनमें हल्की हल्की गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं, लेकिन हल्की फुल्की गिरावट इनमें भी नजर आ रही है। बाकी पूरे मार्केट की अगर बात करूं तो पूरे मार्केट में आज निफ्टी फार्मा जो है वो हरे निशान में कामकाज कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स में हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। रियलिटी इंडेक्स में भी खरीदारी है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी खरीदारी है। इसके अलावा जो बाकी इंडेक्स हैं उन सब में, जो बाकी इंडाइसेस हैं, सेक्टरल जो इंडाइसेस हैं, उन सब में आज हरा निशान, लाल निशान देखने को मिल रहा है। निफ्टी ऑटो की बात करें, चाहे एफएमसीजी देखें, आईटी देखें, मीडिया, मेटल, सब में आज गिरावट है। पीएसयू बैंक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और निफ्टी के जो बड़े काउंटर्स हैं उनमें भी आज लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके चलते इंडेक्स भी इस वक्त नीचे नजर आ रहा है, यानी कि इंडेक्स में तो कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी बाजार में पूरी तरीके से बना हुआ है। और इस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में करना क्या है, कौन से स्टॉक्स चुनने हैं, कहां से स्टॉक्स देखने हैं, किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, इस पर करेंगे बातचीत। और इसके लिए बुलाते हैं अपने खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव शर्मा, वीपी एंड हेड ऑफ रिसर्च, ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Mohini. Thanks for having me today on your show. बिल्कुल सर, चलिए शुरुआत सर बाज़ारों से ही करूंगी। एक बार बताइए कि इंडेक्स लग कैसा रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ खास नहीं, नई सीरीज़ की शुरुआत हुई, उसके बाद भी कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। और परसों के सेशन में, हालांकि जब लास्ट डे था पिछली सीरीज़ का, तब हल्की फुल्की खरीदारी एंड के सेशन में हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बाजार एक बार फिर से नीचे के लेवल टेस्ट करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आप क्या देख रहे हैं लेवल्स? मोहिनी जी, बिल्कुल सही कहा। पिछले काफी दिनों से बहुत इनडिसाइसिव मूवमेंट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। कम ही दिन ऐसे होते हैं जब बाजार कोई मीनिंगफुल गेन्स के साथ बंद हो। साइडवेज मूव होता है। अगर सुबह चढ़ा है तो लेटर हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में आते आते प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो ये क्लियर कट ये संकेत दे रहा है कि अभी एटलीस्ट बड़े शेयरों में, दिग्गज शेयरों में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कंफर्टेबल नहीं है पोजीशंस को कैरी ओवर करना। इसीलिए माल छोड़ दिया जाता है दिन का अंत आते आते। Whereas अगर हम पोजीशन ब्रॉडर फ्रंट पे देखें, दैट इज मिड एंड स्मॉल कैप इंडेसेस, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो अपने उच्चतम स्तरों पे कारोबार कर रहे हैं। Therefore, this gives us firm belief that बाजार के अंदर इस समय ब्रॉडर मार्केट्स में परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज व्हाट वी हैव सीन कि ये जो जून क्वार्टर के नतीजे आए वो खासे इंप्रेसिव आए हैं। आउटबीट किया है उन सेक्टर्स ने भी जहां से बहुत ज्यादा बीटन डाउन होने की उम्मीद थी। मे इट बी आईटी, मे इट बी एफएमसीजी एंड ऑटो एज वेल, जिसके अंदर मेटल की बढ़ती हुई कीमतें, क्रूड की बढ़ती हुई कीमतों से डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लॉजिस्टिक सप्लाईज महंगा हो जाने की वजह से एफएमसीजी पे दबाव आता है। आईटी के अंदर प्रेशर इसलिए था बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, और जिस प्रकार से खबरें हमें सुनने में आ रही थी अभी से 3-4 महीने 5 महीने पहले कि एआई बिजनेस में भारत पिछड़ जाएगा, हमारी आईटी कंपनीज कुछ नहीं कर पाएंगी, दे आर वे बिहाइंड, उसका बिल्कुल विपरीत दिखाई दिया। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनी, स्पेशली जो मंझौली कंपनीज हैं, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीएम, एम्फोसिस, उन्होंने खासा आउट परफॉर्म किया है। सो दिस गिव्स अस फर्दर बिलीफ कि अभी हमें इंडेक्स की पोजीशन को इग्नोर करके सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक अपनी पोजीशन और पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए। इंडेक्स इज नॉट गिविंग अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन इन द मार्केट्स। बिल्कुल सर।
चलिए सर, बाज़ारों की तो बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज एक्शन में नज़र आ रहे हैं, जिनमें कोई ना कोई खबर है और उनके चलते उनमें आज एक्शन देखने को ज़रूर मिल रहा है। पहले बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की। हिंदुस्तान कॉपर को एक बार देखिएगा, आपको कैसा लग रहा है? पिछले 2 दिनों से हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक दोनों ही स्टॉक फोकस में है। एक में OFS की बात थी, इसके चलते स्टॉक फोकस में था, और दूसरा स्टॉक भी लगातार फोकस में नज़र आ रहा है पिछले 3-4 दिनों से। अब आज गिरावट देखने को मिल रही है हिंदुस्तान कॉपर में करीबन, क्योंकि BSE NSE दोनों ने 14.43 लाख की फाइन इम्पोज किया है, नॉन कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। तो इसीलिए दोनों में आज हिंदुस्तान कॉपर में गिरावट है। हालांकि उसका तो OFS चल रहा है, तो उसके चलते अभी शेयर देखेंगे कि क्या कामकाज कर रहा है फिलहाल। पहले एक बार हिंदुस्तान कॉपर पर बताइए, इस पर क्या करना है? हिंदुस्तान कॉपर का मोहिनी OFS कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कल डेट था, वो कंप्लीट हो गया। 540 रुपए 60 पैसे के आसपास की बुक बनी है उसकी। उससे एक दिन पहले नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था, जिसके अंदर 520 रुपए 5 पैसे पे बुक बनी। बहुत अच्छी तेजी देखी गई इसके अंदर, और ग्रीन शू ऑप्शन जो था वो भी सरकार ने अपना एक्सरसाइज किया, यानी कि और फर्दर क्वांटिटी बिकी, यानी डिमांड बहुत ज्यादा थी, अंत तक हमें बाइंग होते हुए दिखाई देती रही इसके अंदर। कॉपर की डिमांड आने वाले समय में मुझे बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। जिस प्रकार से नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पावर और इंफ्रा क्षेत्र में जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है, एक चीज पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर मैं केवल इंडिया स्पेसिफिक अप्रोच की ही बात करूं, तो इंडिया की पावर रिक्वायरमेंट्स को मीट करना अभी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। हम अभी भी एक पावर डेफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया को और ज्यादा पावर रिलेटेड एवेन्यूज को बनाने की। देयरफॉर पावर इंफ्रा से रिलेटेड जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, उनके अंदर हमें बूम देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर्स की शॉर्टेज ग्लोबल फ्रंट पे देखी जा रही है। इंडिया में कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको बाहर से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हो गए हैं, और ट्रांसफार्मर बनाने में एक मेजर कंपोनेंट कॉपर का इस्तेमाल होता है, जस्ट बिकॉज इट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर की डिमांड यहां से हमें तेज होती हुई दिखाई देगी। ये तो केवल पावर रिलेटेड एक सेगमेंट की मैंने बात की है। उसके अलावा भी कॉपर एज अ मेटल का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रियल गुड्स में किया जाता है एज रॉ मटेरियल। देयरफॉर हिंदुस्तान कॉपर में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से निवेशित रहना हितकारी साबित होगा इन्वेस्टर्स के लिए। आप 1.5-2 साल का व्यू रखें। जिस प्रकार से पास्ट परफॉर्मेंस रही है और जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इंडिया जिस तरीके से आगे बदलाव करता जा रहा है, काफी ज्यादा हम इंडिजीनियस प्रोडक्शन की तरफ फोकस कर रहे हैं। आई थिंक बेस मेटल कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई कंपनियों के अंदर तेजी का रुझान बढ़ा रहेगा। अब बात करते हैं जिंक की। मोहिनी, आप नोटिस करेंगे जिंक के जो भाव हैं, जो MCX पे जिंक, रॉ जिंक जो ट्रेड होता है, वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं एक बेसिक आउटलाइन की भी बात करूं, तो इट वाज नॉट लॉन्ग बैक, केवल एक महीने पहले 25 जुलाई को जिंक MCX पे ट्रेड हो रहा था 350 के भाव पे। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आज अपने पीक पे ट्रेड हो रहा है 417, 418 के भाव पे, और इसके अंदर सीधी चढ़ाई चली है। अब हिंदुस्तान जिंक का शेयर, जो कि इंडिया का नहीं, विश्व स्तर का लीडिंग मैन्युफैक्चरर, लीडिंग एक्सप्लोरर है जिंक मेटल का, उसके अंदर तेजी होना बहुत लाजमी है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेजर जिंक प्रोड्यूसर, लेड, सिल्वर जैसे अलग मेटल्स के अंदर भी हिंदुस्तान जिंक अपना काम करते हैं। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेदांता लिमिटेड। तो जिस प्रकार से, अगर आप अब फाइनेंशियल्स की भी हम यहाँ से थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, बेहतर तरीके से समझने के लिए कंपनी को, कि कंपनी का बिजनेस लाइन किस तरीके से चल रहा है। फाइनेंशियल्स भी रोबस्ट हैं कंपनी के, बहुत अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर का गेन कंपनी पोस्ट करती आ रही है। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि जिस प्रकार से हम यहाँ पे बेस जिंक के भाव बढ़े हैं, हिंदुस्तान जिंक के प्राइसेस के अंदर भी हमें खासी तेजी नजर आएगी।
अभी भी केवल 15 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि वैल्यूएशन फ्रंट पे खासा कंफर्ट है। बहुत ज्यादा कंपटीशन इस कंपनी के पास है नहीं। जून 25 में 7,700 करोड़ का सेल्स फिगर था, जो कि अभी जून 26 में बन के 13,200 क्लोज टू डबल हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं 2,200 करोड़ से बढ़ के 5,400 करोड़ पे आ गई है। These numbers itself narrate the entire story what is going on here. तो अभी भी स्टॉक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर जरूर करें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। मैं जल्दी ही इसमें 725 का भाव उम्मीद करता हूं आने वाले 1-2 क्वार्टर में ही। ओके, तो अगले 3 से 6 महीने के बीच में ही 725 का भाव सर इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए सर, कुछ और स्टॉक देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखिएगा, इसको बड़ा ऑर्डर मिला है, 730 करोड़ का ऑर्डर है और जिसके चलते स्टॉक आज फोकस में है। कैसा लग रहा है सर ये स्टॉक आपको? पहली चीज, डिफेंस सेगमेंट का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी पसंदीदा लिस्ट में है। इसका इस्तेमाल हमारे सभी आर्म्ड फोर्सेस में किया जाता है। May it be the army, may it be air force, navy and even coast guard। और इस समय जिस तरीके से इंडियनाइजेशन ऑफ वेपन्स की बातचीत चल रही है, बहुत ज्यादा किए भी जा रहे हैं। अभी भी हमने एक न्यूज देखा कि 6 लाख इंडिजीनियसली डेवलप्ड राइफल्स अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। टेस्टिंग सितंबर मंथ में इंडियन आर्मी के द्वारा की जाएगी। ये राइफल का डिजाइन जरूर रशिया में बना है, बट इसका एक एक कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है। इट विल बी अ कंप्लीटली मेड इन इंडिया राइफल विच विल बी रिप्लेसिंग इंसास। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड फोकस इज कि भारत से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ही ऑपरेट करती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास वैसे भी कंपटीशन कम है। और अभी हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, जिसके अंदर हमने ऑफ लेट देखा भी है, वेदर इट इज यूक्रेन रशिया और यूएस ईरान एंड इजराइल और मे बी ऑपरेशन सिंदूर कंडक्टेड बाय इंडिया, इन सब के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है जी, एयरप्लेन से ज्यादा। देयरफॉर उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए रडार सिस्टम्स की जरूरत होती है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को रोबस्ट बनाना होता है। उस सब क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जो कई दशकों से काम कर रही है और ऑलरेडी सप्लाई कर रही है। दे हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एज वेल एंड इवन द फ्यूचर लुक्स अ लॉट ब्राइटर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, अब जो कंपनियां देश में काम कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जो फोकस चल रहा है, मेक इन इंडिया का जो फोकस है, उसके चलते काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और उनको ऑर्डर्स भी लगातार मिले ही जा रहे हैं, सरकार से हों चाहे दूसरी कंपनियों से हो। चलिए कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं सर। बंटी जी का सवाल आया है वेदांता एल्यूमिनियम पर। वेदांता एल्यूमिनियम के टारगेट पूछ रहे हैं इसमें ब्रेकआउट है क्या? अब वेदांता के स्टॉक्स आज फोकस में इसलिए क्योंकि वेदांता पर एक न्यूज़ थी कि प्रमोटर्स स्टेक सेल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई भी स्टेक सेल नहीं हो रहा है, जिसके चलते आज वेदांता ऑयल एंड गैस में थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, बट बाकी सारे स्टॉक्स तो नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। देखिए, अगर टारगेट की बात की जाए तो वो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। न्यूली लिस्टेड एंटिटी है। एल्यूमिनियम क्षेत्र में मुझे जो कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम एंड हिंडाल्को। इन दो कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं। दे हैव अ लॉट ब्राइटर फ्यूचर अहेड और पिछले कई समय से हम इन्हें ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमारे क्लाइंट्स और कंपनी की पोजीशन हो सकती है। इमीडिएट बेसिस में 440 रुपए का टारगेट देंगे हम नेशनल एल्यूमिनियम के लिए। देयर आफ्टर इसके अंदर 480 से 500 का जोन ओपन अप हो जाएगा। बिल्कुल सर। एक जिंदल स्टील भी देखिएगा, इन्हीं का सवाल है कि जिंदल स्टील कैसा लग रहा है आपको इसी सेक्टर में? देखिए, मुझे फ्रैंकली यू मे कॉल इट बायस्ड, बट मुझे ओवरऑल मेटल बैग अच्छा लग रहा है। अब उसके अंदर जो बेहतर चीजें हैं वो मैंने बता दी, हिंदुस्तान कॉपर, जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को। जो बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरी हैं या उनमें कुछ कमी है, बट ये कह सकते हैं कि वो कम अच्छी हैं। टारगेट की बात करेंगे तो 1280 के करीब का टारगेट आप जिंदल स्टील में लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो उनमें ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है इस वक्त सर को, तो इसीलिए वो उनकी फेवरेट पिक मान सकते हैं आप इस वक्त।
चलिए सर, अगला सवाल लेते हैं। प्रदीप जी का सवाल जेके पेपर पर आया है, 404 पर है इनके पास जेके पेपर, कोचिन शिपयार्ड 1700 पर, गोदावरी पावर 290 पर। पहले जेके पेपर पर बात करते हैं, 404। पिछले कुछ महीनों में साइडवेज परफॉर्मेंस चली है। हमने उतना ज़्यादा क्लोजली इसे जेके पेपर को ट्रैक नहीं किया है, तो फ्रॉम अ बिजनेस फ्रंट तो मैं उस पे एक आउटलुक नहीं दे पाऊंगा। समहाउ पेपर स्टॉक्स उस प्रकार से मूवमेंट दिखाते भी नहीं है जो कि ज़्यादा कुछ वैल्यू क्रिएशन किया जाए। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से 450 430 के ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट जोन आएगा। 490 500 की चाल उसके बाद देखी जा सकती है। दूसरा स्टॉक जो आपने बात की थी दैट वाज कोचिन कोचीन शिपयार्ड शिपयार्ड। जी। डिफेंस के ऊपर हम बुलिश हैं। कोचीन शिपयार्ड फॉर्मेशन वाइज अच्छा है। आने वाले 8 से 10 सालों में इंडिया के अंदर 30 से ज्यादा नए वेसल्स इंडियन नेवी इंडक्ट करेगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है। 1-1.5 साल पहले 1 लाख करोड़ के ऊपर का सरकार ने आवंटन कर दिया था उसमें, और फर्दर एडअप किया है। जिस प्रकार से इंडिया अपना नया पोर्ट अंडमान निकोबार के अराउंड बना रही है, और साथ ही साथ में हमें एक 3-वे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है बिकॉज चाइना इज अप्रोचिंग बांग्लादेश नाउ। देयरफॉर इंडियन नेवी के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड कॉर्नर्स। देयरफॉर कोचीन शिपयार्ड, मैजागांव डॉक एंड जीआरएसई जो भी कंपनी शिप बिल्डिंग और खासकर नेवल वेसल्स से जुड़ी हुई शिप बिल्डिंग में काम करती हैं, ये तीनों कंपनी इसकी बेनिफिशियरी बनने वाली हैं। एज ऑफ नाउ जो हमने ऑफलेट देखा है, मैजागांव डॉक को ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन आई थिंक जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वो ऑर्डर्स को इन कंपनीज में बांटना ही होगा। बिल्कुल। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। विनीता जी का सवाल आया है, एफएल इंडिया और एथर एनर्जी दोनों के बाइंग लेवल्स जानना चाहती हैं। पहला AFFLE एफएल इंडिया की बात की है, 1654 पे जो ट्रेड कर रहा है जी। ओके। कंपनी अच्छी है एंड बहुत ज्यादा हमने इसके ऊपर अभी